हेलो एवरीवन। तो देखो हम लोग 11th का फिजिक्स पढ़ रहे थे जी, 11th आईएससी का फिजिक्स। ठीक है, इलास्टिसिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, ठीक है। तो देखो इलास्टिसिटी बल्क मॉडुलस को कैसे डिफाइन करते हैं? चेंज इन वॉल्यूम, द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ बॉडी is called वॉल्यूम स्ट्रेन। कल बताया था ना, 3 टाइप्स के स्ट्रेन होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, टेंजेंशियल एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम चेंज इन लेंथ, तो स्ट्रेन को यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखेंगे? चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी बाई वी को हम लोग स्ट्रेन बोलेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम स्ट्रेन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है जी? फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। अगर मैं नॉर्मल स्ट्रेस की बात करूं तो ये क्या होता है? नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस is called normal stress। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस क्या होता है? ये रेशियो होता है ना स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का। तो थर्ड पॉइंट लिखो, बल्क मॉडुलस लिखना चालू करो साथ में। The ratio of normal stress to corresponding volume strain is called bulk modulus। ठीक है, इसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या मिलेगा इसका? बी इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, ये पी अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, नेगेटिव हो जाएगा ना वॉल्यूम, इसलिए माइनस लिखा है। तो ये v ऊपर ले लो, तो माइनस पी वी बाई डेल्टा वी हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद आता है कॉम्प्रेसिबिलिटी। ये फॉर्मूला याद रखना। नेक्स्ट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी is called compressibility। इसको हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन बी, बल्क मॉडुलस। तो ये बी का वैल्यू इधर से डाल दो, तो माइनस पी वी बाई डेल्टा वी, तो डेल्टा वी ऊपर आ जाएगा बाई पी वी। चलो ये लिख लो।
नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। देख नहीं है ना कोई, नहीं है ना तो बोल रही तू रुको रुको, यार समझ जाता है। ऐसे बनाना है कि बोल रही थी रुकने के लिए। नेक्स्ट देखो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको हम लोग शेयर स्ट्रेस भी बोलते हैं, मॉडुलस, शेयर मॉडुलस भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं एक क्यूब लेता हूँ, ठीक है, पहले क्यूब बना देता हूँ, तो उसका लेंथ विड्थ हाइट तीनों सेम है। ठीक है, ये आपका एल हो गया, ये बी हो गया और ये एच हो गया। यहाँ तक क्लियर है ना? तो अभी ध्यान से सुनना, अगर मैं फोर्स ऊपर वाले लेयर पे अप्लाई करूँ, ये लेयर पे, तो ये वाला लेयर सिर्फ आगे शिफ्ट होगा ना, नीचे वाला फिक्स रखा हूँ। ठीक है, तो ऊपर में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, उसी को हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। तो ये 0.1/1 लिख देता हूँ। फिर तो कोई स्ट्रेन पे हो ना। हाँ, ये मैं टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये वाला कैसे शिफ्ट हो जाएगा पता है? ये शिफ्ट करके बताता हूँ। तो ये एंगल थीटा से मान लीजिए शिफ्ट हो जा रहा है। ठीक है, ये आगे थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ। समझा ना? जैसे ये मान लो ये बुक है, तो नीचे वाला फिक्स पोजीशन है, ये वाला कोई कोई बुक देखियो ऐसा टिल्ट हो जाता है, ऐसे ऐसे मान लो देखो, इसको मैं फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये ऐसे दिखेगा ना तुम्हें, तो ये शियर मॉडुलस हो गया। समझा ना? वो नीचे वाला लेयर फिक्स है, ऊपर वाला मूव कर गया, उसको बोलते हैं। तो इसके पॉइंट्स लिख देता हूँ। लिखो, व्हेन a body is acted upon by an external force tangential to a surface of body, opposite surface being kept fixed, ठीक है, मतलब ये ऊपर वाला मूव कर रहा है, नीचे वाला को फिक्स करना हो, ये आपका फिक्स्ड, ये मूवेबल है। ठीक है, तो ये क्या है? it suffers a change in shape, its volume remain unchanged, its volume remaining unchanged, then the body is called shear. Then body is called shear. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द ratio of displacement of a layer in direction of tangential force and distance between that layer and distance of that layer from fixed surface is called
is called shearing strain, and tangential force per unit surface, and the tangential force acting per unit area of surface is called shearing stress within the elastic limits up to which hook lies applicable. इसको हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं. The ratio of shearing stress to corresponding shearing strain is called modulus of rigidity. ठीक है, इसको ईटा से रिप्रेजेंट करो. तो देखो इसका नाम पहले करण कर देता हूँ. ये डी था, ये सी, और ये ए और ये बी. अभी ये थोड़ा मूव कर गया तो ए डैश, बी डैश, ये एच है, ये एच डैश है, ये आई है, ये आई डैश है, ये के है, ये जे. ठीक है, नीचे वाला फिक्स्ड पोजीशन है तो लिख दिया. तो यहाँ से थीटा क्या निकालेंगे? tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या है आपका? बी बी डैश. यहाँ से यहाँ मूव किया ना tan थीटा, ये सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस ना, ये परपेंडिकुलर, ये बेस डिवाइडेड बाय बेस. समझा? ये वाला मूव कर गया बी बी डैश और ये सी और ये थीटा, तो ये बी हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया. समझा ना? देखो ये डी सी जो हो गया ये बेस हो गया ना, और ये वाला हाइट हो गया. ठीक है, तो ये बहुत स्मॉल होता है ना, जब स्मॉल tan थीटा या sin थीटा, तो उसको थीटा लिख सकते हैं. स्मॉल बोले तो 10 डिग्री से कम. थीटा जब लेस देन 10 होगा और ग्रेटर देन 0 होगा तो tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा. समझा? तो ऐसे लिख सकते हैं. तो ये क्या हो गया? थीटा इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर साइड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर सरफेस डिवाइडेड बाय displacement of the upper surface from the fixed surface. Distance of upper surface from fixed surface. Next देखो, shearing stress is equal to force upon area. ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उसको ईटा बोलते हैं. तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ना, स्ट्रेन यहाँ पे थीटा है. ठीक है ना, चेंज इन लेंथ अपॉन फिक्स्ड लेंथ. तो थीटा की जगह पे क्या डाल सकते हैं? अभी बता दिया हूँ, ये आपका बी बी डैश बाई बी सी ना, तो इसके अंदर डाल दो. चाहे थीटा भी लिख सकते हो, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फोर्स अपॉन एरिया इनटू थीटा हो जाएगा. तो ये फॉर्मूला आ जाएगा जी. तो इसका यूनिट क्या आएगा बताओ? यूनिट आएगा फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर.
ईटा का डिग्री लिख सकते हैं। तो फोर्स अपन एरिया को हम लोग पास्कल में बोलते हैं ना, इसका पास्कल यूनिट बोलते हैं। और डायमेंशन की बात करूँ तो क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ ईटा इज फोर्स अपन एरिया का निकालेंगे तो ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, इससे कैंसिल तो m l रेस टू -1 t रेस टू -2, तो ये आ जाएगा अपना ईटा का डायमेंशन। चलो लिख लो। नेक्स्ट देखो पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो तो पॉइजन्स रेशियो में क्या है जी, पहले तो ये मैं डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, इसको मैं पूल करता हूँ तो ये थोड़ा लंबा हो जाता है और इसका डायमीटर भी कम हो जाता है। ठीक है, फोर्स F से इसको पूल कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका ओरिजिनल लेंथ पहले था L, तो अभी चेंज इन लेंथ क्या हो गया, L प्लस डेल्टा L। ठीक है, तो पहले डायमीटर था D, अभी हो गया स्मॉल d, मतलब अभी कम गया तो d माइनस स्मॉल d हो गया। समझा ना? तो अभी लिखो द फ्रैक्शनल चेंज in the direction along which forces have been applied is called longitudinal strain। ठीक है, तो इसमें फ्रैक्शनल चेंज हो रहा है ना, इसको फोर्स पुल कर रहा हूँ तो ये लॉन्गिट्यूडनल चेंज हुआ ना, along द लेंथ चेंज हुआ, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द फ्रैक्शनल चेंज इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन is called lateral strain। lateral strain। ठीक है, अगर परपेंडिकुलरली चेंज हो रहा है तो परपेंडिकुलरली क्या चेंज हुआ, ये ना d इन d, मतलब चेंज इन डायमीटर, तो परपेंडिकुलरली चेंज हो रहा है, और ये लॉन्गिट्यूडनल हुआ ना, तो उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये दोनों को अगर मैं रेशियो दूंगा तो उसको पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं। द रेशियो ऑफ lateral strain to longitudinal strain is called Poisson's ratio। Poisson's ratio। ठीक है, तो अभी लिख लो बस longitudinal strain equal to change in length upon length। lateral strain is equal to change in diameter by d। तो पॉइजन्स रेशियो क्या आएगा, इसको सिग्मा बोलते हैं, इज इक्वल टू चेंज इन डायमीटर बाय d डिवाइडेड बाय डेल्टा L बाय L।
तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो सिग्मा इक्वल टू क्या है, एल डेल्टा डी माइनस डिवाइडेड बाय डेल्टा इंटू कैपिटल डी। ठीक है, तो ये आपका पॉइजन्स रेशियो है। पॉइजन्स रेशियो को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो सेकंड एग्जांपल सॉल्व करता हूँ। क्या बोलता है, अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज स्ट्रेच्ड हॉरिजॉन्टली बिटवीन टू क्लैंप लोकेटेड एट डिस्टेंस 2l। तो ये ऐसा फिक्स पोजीशन है बी और सी, यहाँ से ऐसे कुछ हैंग किया ऑब्जेक्ट, तो ये ऐसे यहाँ पे W हो जाएगा वेट। ठीक है, इसमें टेंशन लगेगा T। ठीक है ना, और ये डिस्टेंस है आपका x, ये ओरिजिनल पोजीशन से, ये टोटल लेंथ है 2l। ठीक है, weight W is suspended from the midpoint of the wire if the vertical distance between the midpoint is x। ठीक है, तो स्ट्रेन प्रोड्यूस बताना है। इंक्रीजिंग लेंथ क्या है, चेंज इन लेंथ, ये है आपका BO प्लस OC, BO ये वो है ना, BO प्लस OC माइनस 2l। तो देखो ये 90 डिग्री है बराबर ना, ये 90 डिग्री है, ये मिड पॉइंट है L, ये भी L। तो हाइपोटेनस क्या होता है जी, ये BO का वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर OC भी सेम आएगा ना, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2l। यहाँ क्लियर है, तो दोनों को ऐड कर दो, तो ये 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2l। ठीक है, अभी ध्यान दो, ये अंडर रूट मतलब पावर है इसका हाफ, और क्या करूँ, एल ले लेता हूँ कॉमन, इसमें से एल कॉमन लूंगा तो एल बाहर आएगा ना, तो इसमें क्या बचेगा अंडर रूट में 1, एल स्क्वायर को बाहर लेंगे तो एल आएगा ना, तो एल बाहर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बचेगा ना, इसके नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस 2l बराबर है, दोनों में से 2l कॉमन ले लेता हूँ, 2l कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस 1। याद क्लियर है, 2l कॉमन ले लिया हूँ दोनों में से। ठीक है, ये चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ बाई 2l इज इक्वल टू, अभी ध्यान से सुनना, इसको पावर अंडर रूट में ले लेता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर रेज टू हाफ। अंडर रूट का मतलब यही होता है ना, जैसे रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स रेज टू 1/2 ना, समझा। तो देखो बाइनोमियल का ये फॉर्मूला है, आगे मैं बताऊंगा तुम लोगों को मैथ्स में। ये जो पावर होता है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ, और माइनस क्या आता है यहाँ पे 1 ना, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई, ये पावर कितना है 1/2 मल्टीप्लाई हो जाता है एल स्क्वायर, तो ये इसके साथ कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2l आएगा। यहाँ क्लियर है, समझा क्या तेरे को। ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं ना, पूछे कैसे? हाँ तो टफ है ना, तो ये डेल्टा एल बाई 2l आया, यहाँ क्या है डेल्टा एल बाई 2l, तो कैंसिल कर लो, 2l से 2l कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एल आएगा ना, समझा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्ट्रेन इक्वल टू क्या आता है, चेंज इन लेंथ बाई 2l, एक्स स्क्वायर बाई 2l लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख दिया पता है, इसको लिख दिया स्ट्रेन। ये क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ ना, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये आंसर आ गया।
चलो यहाँ तक लिखो, पॉज करो। तो देखो टेंशन का कैसे हो जाएगा जी, ऐसे टी लग रहा है ना, टी, और यहाँ पे भी एक टी लग रहा है, और वेट नीचे लग रहा है डब्ल्यू, ठीक है। तो इसको अगर मैं रिजॉल्व करूंगा, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस के साथ थीटा मिला रहे हैं, ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा, ये भी थीटा। तो देखो इसको अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसको रिजॉल्व करो तो cos थीटा क्या आ जाएगा जी, बेस अपॉन हाइपोटेनस ना, तो बेस b ले लो, हाइपोटेनस को t ले लो, तो b इक्वल टू क्या मिलेगा, t cos थीटा, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना, इधर वाला भी इधर वाला भी, तो 2b इक्वल टू क्या मिलेगा, 2t cos थीटा, समझा, कुछ नहीं, 2 से मल्टीप्लाई किया। उसी तरह से साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है बताओ, कुछ नहीं, तो परपेंडिकुलर है अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, हाइपोटेनस कितना है, टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो p इक्वल टू टी साइन थीटा, इसको जान दो, पॉज बढ़ जाओ। तो ये 2 टाइम्स करूंगा तो 2p इक्वल टू 2t साइन थीटा हो जाएगा, बराबर है। तो अभी देखो, तो ये 2t जो है ना, 2t कौन सा आया, परपेंडिकुलर वैल्यू ना, तो ये p का वैल्यू कितना है, t साइन थीटा, ये भी परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, अगर ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये भी p इक्वल टू t साइन थीटा। तो देखो ये दोनों वर्टिकल है ना, ये भी वर्टिकल है, तो दोनों को ऐड कर दिया, तो ये ऊपर वाला वैल्यू कितना है टोटल, 2t साइन थीटा, नीचे में क्या है w, तो ये इक्वल टू ये होगा ना वर्टिकल फोर्स, ऊपर वाला नीचे के बराबर होगा, ये पॉइंट रेफरेंस है, तो ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, तो 2t साइन थीटा इज इक्वल टू वेट के बराबर आएगा w, ठीक है। तो यहाँ से t का वैल्यू क्या निकलेगा, w अपॉन 2 साइन थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो मैं बताया था जब स्मॉल एंगल रहता है, स्मॉल एंगल, तो साइन थीटा जो है ना वो tan थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इसके जगह पे tan थीटा भी लिख सकता हूँ, तो t इक्वल टू w बाई 2 tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा क्या है जी, x अपॉन l ना, ये आपका x है और ये लेंथ, ये वाला l है, तो ये w 2 x अपॉन l, तो l ऊपर चला जाएगा, तो ये t इक्वल टू क्या आएगा, WL बाई 2x, ठीक है। और फिर मुझे पता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है जी, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब टेंशन अपॉन एरिया, तो टेंशन का वैल्यू आ गया है, इसे मान लो 1 ले लो, तो यहाँ डाल दो WL अपॉन 2x, एरिया कितना आएगा, एरिया को एरिया ही रखो, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा, स्ट्रेस इज, ये